हेलो। मैं रागिब नौशाद और मेरे साथ हैं हमारे इंस्टीट्यूशन MAFEC दिल्ली के स्टूडेंट्स शकील अंसारी, सैयद वारिस हसनैन और राशि गुप्ता। इन तीनों ने BLLB जामिया का एंट्रेंस क्लियर किया है। हमारे बता दूं कि इस बार का जो हमारे इंस्टीट्यूशन का जो रिजल्ट रहा है, मोर देन 35 स्टूडेंट्स ने जो है BLLB का एग्जामिनेशन क्लियर किया है, जामिया और AMU अगर हम दोनों मिला करके देखें तो आज जो ये तीन स्टूडेंट्स हैं आपको बताएंगे कि किस तरह से हमें BLLB एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना चाहिए। जो स्टूडेंट्स जामिया का प्रिपरेशन करना चाहते हैं लॉ, या फिर AMU का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, MSCT करना चाहते हैं, और भी जो लॉ एंट्रेंस के प्रिपरेशन है वो करना चाहते हैं, या CUCT भी होने वाला है, तो उन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे और स्टूडेंट्स आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करके बताएंगे कि हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए। तो शकील, आप सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने कौन कौन सा एंट्रेंस क्लियर किया है? जामिया का। आपने जामिया का और AMU में मेरा वेटिंग। अच्छा ठीक है, आप जामिया के स्टूडेंट हैं BLLB के। सैयद वारिस हसनैन, आप बताएं। मैंने सर जामिया क्लियर किया है, AMU क्लियर किया है और सर महाराष्ट्र सेट भी क्लियर किया है। उसमें सर मेरे 120 मार्क्स है, उसकी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। अच्छा ठीक है, तो आप राशि आप बताएं कि आप ड्रॉपर हैं? नो सर, मैं ड्रॉप। आपने कंटिन्यूअसली विदाउट टेकिंग एनी ड्रॉप आपने ये एग्जामिनेशन क्लियर किया है। यस सर। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे राशि करना चाहूंगा कि बिना ड्रॉप लिए आपने ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है। आमतौर पर हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स ड्रॉप ले लेते हैं, तो आप ये बताइए कि ये ख्याल आपके अंदर कब आया और आपने किस तरह से प्रिपरेशन शुरू की कि आपने 12th के एग्जामिनेशन को भी साथ साथ देखा और उसके बाद आपने एग्जामिनेशन भी इस बार BLLB का क्वालिफाई कर लिया? सर फर्स्ट चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे लॉ करना था जामिया से, क्योंकि जामिया की रैंक इतनी अच्छी है, NIRF रैंक 7 है उसकी। तो मेरा तो ये मोटिव था, मेरा ये गोल था कि मैं जामिया से लॉ क्लियर करूँगी। साथ ही साथ मेरा 12th चल रहा था, तो मैं अपना ड्रॉप नहीं लेना चाहती थी, ईयर वेस्ट करना नहीं चाहती थी। तो इसी वजह से फिर मैंने कोई कोचिंग ढूंढना चाहा कि अगर हो सकता है शायद मैं किसी रॉन्ग वे में चली जाऊँ या मुझे कोई ऐसी चीज़ मतलब कि डिस्ट्रैक्ट ना हो जाओ अपनी स्टडीज अपने गोल से लेकर। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि कोचिंग ज्वाइन करना बेहतर रहेगा, तो इस वजह से मैंने ड्रॉप किया। चलिए ठीक है। वारिस, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप ड्रॉपर हैं? यस सर, मैं ड्रॉपर हूँ। अच्छा, तो यार ड्रॉप लेना जो होता है वो एक काफी चैलेंजिंग, आपने एक अटेम्प्ट लिया कि चलो एक बार फिर से हम ड्रॉप लेते हैं क्योंकि एग्जामिनेशन क्वालिफाई होगा नहीं होगा, तो ये आपके लिए कितना चैलेंजफुल रहा ड्रॉप लेना और आपने इसको कैसे टैकल किया? सर एक तो ड्रॉप लेना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, बहुत बड़ा कॉल रहता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी रहती है। सर अब इतना तो श्योरिटी से कोई नहीं, मैं एंट्रेंस निकाल ही लूंगा, और सर एक एंट्रेंस का प्रेशर रहता ही है, और फिर सर ये भी प्रेशर रहता है, अब नहीं निकला तो क्या, एक साल तो मैंने ऑलरेडी ड्रॉप कर दिया, अब नहीं निकला तो मैं क्या करूंगा। तो मैं सर बहुत ज्यादा टेंस था, बहुत प्रेशर में भी था। तो फिर मैंने सर देखा, और सर मैंने आपकी कोचिंग में देखा कि मैंने लास्ट ईयर के सिलेक्शन देखे। एक्चुअली मैंने लास्ट ईयर के सिलेक्शन देखे कि ये 28 प्लस 30 दर्शकों को मैं बीच में बता देना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर जो है हमारे 28 स्टूडेंट्स ने सिर्फ जामिया के BLLB एग्जामिनेशन को क्रैक किया था। जी वारिस। तो मैंने सोचा कि मैं यहीं से पढ़ाई करता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे बहुत अच्छा सिलेक्शन है। फिर मैंने देखा कि इस कोचिंग का एंट्रेंस वगैरह होगा, फिर मैंने उसका एंट्रेंस दिया, फिर मैंने यहाँ का एंट्रेंस क्वालिफाई किया। उसके बाद सर थ्रू आउट प्रिपरेशन भी बहुत प्रेशर तो रहता ही है कि नहीं निकलेगा। अब जैसे राशि सर ये कंटिन्यू में इसको प्रेशर होगा, एंट्रेंस को उतना नहीं होगा कि क्या पता अगर नहीं भी हो तो नेक्स्ट ईयर हम ट्राई कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर था, और सर बहुत नेगेटिव थॉट्स भी आते थे। लेकिन सर जब भी नेगेटिव थॉट्स आते थे, सर आपने इतना मोटिवेट किया, और सर मैं की जितनी मैं कैब भाई मदिया इन्होंने सर मुझे पूरे थ्रू आउट मैं हमेशा इनसे कांटेक्ट में रहा। तो सर मुझे कभी ज्यादा नेगेटिव थॉट्स ने मुझे कभी ओवरपास नहीं किया कि मैं बहुत ही ज्यादा नेगेटिव। और सर मतलब डर जरूरी भी है, वरना तो फिर आदमी सर फ्री हो जाएगा। तो सर चैलेंजिंग बहुत था, और सर उसके बाद मैंने बहुत स्टिक टू रहा, कंसिस्टेंट रहा, तो फिर सर इंशाल्लाह हो गया। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के जमाने में जो है ऑनलाइन एजुकेशन कितना बड़ा चैलेंज हो चुका है हम लोगों के लिए। तो हमारा जो इंस्टीट्यूशन है, जो हमने MAFEC का 2.0 बैच शुरू किया था, वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही था, दोनों ही साइमल्टेनियसली चलती थी। लेकिन ऑफलाइन बैच चलते चलते जो है वो बीच में ही रुक गया था और उसके बाद हम लोगों ने ऑनलाइन में शिफ्ट कर गए थे। तो शकील, यू आर वन ऑफ द स्टूडेंट जो कि पहले ऑफलाइन में थे, फिर आप ऑनलाइन में चले गए। तो ये आप बताइए कि ऑनलाइन का जो ये फियर है जो आप लोगों ने देखा होगा,
उसको आपने किस तरह से टैकल किया, फिर आपने कैसे पढ़ाई किया? पहले तो हम ऑफलाइन बैच में थे, तो ऑफलाइन क्लासेस चलती थी तो टीचर से अच्छे से इंटरेक्ट हो पाता था। फिर जब लॉकडाउन हुआ फिर से, और ऑनलाइन जब सब कुछ हो गया, तो एक डर था कि ऑनलाइन हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। फिर हमने देखा जो MA-FEC के जो प्रीवियस ईयर बैच था वो पूरा ऑनलाइन ही पढ़ा था, तो एक कॉन्फिडेंस हुआ कि हाँ ऑनलाइन हम भी कर सकते हैं। फिर सर से भी जो डेली क्लासेस होती थी तो सर काफ़ी इंटरेक्ट करते थे सर सारे लड़कों से, ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा और हम अच्छे से पढ़ पाए। और क्लासेस ऐसे होता था ना कि पूरे लड़के प्रेजेंट रहते थे क्लास में, किसी को थोड़ा सा भी बोर्डिंग नहीं फील होता था। चलिए ठीक है। वारिस, आप मुझे ये बताएं कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है, आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन का बेनिफिट किस तरह से लेना चाहिए, और MA-FEC ने आपके प्रिपरेशन के दौरान क्या रोल प्ले किया? सर एक तो सर ऑनलाइन एजुकेशन जब से सर हम इस पेंडेमिक में है, मोस्टली चीजें ऑनलाइन है, इनफैक्ट पढ़ाई भी ऑनलाइन है। तो सर इससे पहले हमने कभी इतने रेगुलर या मास बेसिस पे कभी ऑनलाइन पढ़ाई की नहीं थी। तो सर स्टार्टिंग में काफी नया लगा। और सबसे जो मेन बात है सर, जब इंटरेस्ट नहीं आता क्लास में, ऑब्वियस सी बात है, सर मैं अपने रूम में बैठा हूँ अपना लैपटॉप लेके सिर्फ क्लास कर रहा हूँ, इंटरेस्ट आता नहीं है जल्दी। कोई सोया हुआ है। इनफैक्ट सर टीचर भी ग्रांटेड रहते हैं, बच्चे तो ऑब्वियसली कभी सर ज्वाइन करके छोड़ दिया, मैंने फोन साइड में रख दिया, मैं खुद बैठा हूँ। तो सर वो तो सर इसीलिए अब सर क्लास में तो लिटरली ये चल जाता है, लेकिन अब एंट्रेंस पे मैं अकेला रिस्क पे रहता हूँ। एट द एंड ऑफ द डे मैं ही सिर्फ खुद को आंसरेबल रहूंगा कि भाई इस बार भी एंट्रेंस में नहीं हुआ, अब क्या। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं देखता हूँ पहले ऑनलाइन ट्राई करके, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था कि जब इतने सारे बच्चों ने लास्ट ईयर किया है तो इससे। और सर ये भी एक था कि आप सर आपकी ऑनलाइन क्लास काफी अलग है सर। एक तो प्लस पॉइंट ये है कि बच्चे काफी कम है, तो सर आप पर्सनली इंटरेक्ट करते हैं सबसे। और सर आपके में अटेंटिव भी रहना पड़ता था, आप सर रैंडम नाम कॉल कर देते थे कि वारिस तुम बताओ कि ये ऐसा किसी का भी, तो मुझे अटेंटिव भी बहुत रहना पड़ता था। तो इसीलिए ऐसा भी नहीं था कि मैंने ज्वाइन करके कभी छोड़ दिया। और टू बी ऑनेस्ट सर आपकी क्लास इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहती थी कि मैं छोड़ता भी नहीं था। मैं मुदस्सर के सर की, कैंकेशा मैम की, दरक्षा मैम की, किसी की भी क्लास होती थी तो वो लोग बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करते थे ऑफलाइन में भी। और जब ऑफलाइन क्लास चलती थी उस टाइम पे सर जब ऑनलाइन क्लास लेते थे तो भी सर आप चैट को भी रिस्पॉन्स करते थे और ऑफलाइन वालों को भी रिस्पॉन्ड करते थे। तो सर वो और भी सर मतलब आपने जो भी छोटे छोटे आपकी ट्रिक्स थी, जैसे सर फ्रूटी क्वेश्चन। फ्रूटी क्वेश्चन थोड़ा बताइए लोगों को, क्या है फ्रूटी क्वेश्चन? फ्रूटी क्वेश्चन यही था सर कि अब बहुत लोग सोचते हैं कि फिर भी क्या मैफेक में आ गए, अब इतना तो एटलीस्ट वो जो जितने भी 70 मैफेक जो बता रहे हैं वो हमारा इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम ये बता रहे हैं। हाँ, अब तो सर मैफेक में जितने भी मान के चलिए 70-80 बच्चे हैं, अब ये तो डिसाइडेड है कि ये फिल्टर्ड है, मेन स्ट्रीम की क्राउड से नहीं है। तो थोड़ा ना सर माइंड में ये रहता है, मुझे लगता है सबको ही होगा भी कि अब यहाँ आगे अब तो हो ही जाएगा, मतलब एटलीस्ट हम मेन स्ट्रीम के बेटर से कॉम्पीट कर रहे हैं तो यहाँ पे हो ही जाएगा। तो अब सर कितने दिन ही कोई कंसिस्टेंट रहेगा। तो सर जो फ्रूटी क्वेश्चन रहता था, आप सर एग्जाम क्लास में देते थे कि जो सबसे पहले आंसर किया तो उसको फ्रूटी मिलेगी। तो इसमें आपस में सर बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन बना रहता था। ऑफलाइन में क्लास में सर आप फ्रूटी देते थे, अब सर सोच रहे लोग कि ऑनलाइन में फ्रूटी कैसे देंगे तो सर पेटीएम कर देते थे लिटरली, बिल्कुल क्लास में उसी टाइम पे सर पेटीएम कर देते थे फ्रूटी। तो शकील, अगला सवाल आपसे मेरा ये है कि हमारे इंस्टीट्यूशन में जो है हम लोग रेगुलर मॉक टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी प्रिपरेशन में। जब आप लगते हैं उससे कंसिस्टेंसी बन जाती है, आप अपने आप को एनालाइज कर पाते हैं। तो आपने जो मॉक टेस्ट दिया हमारे इंस्टीट्यूशन में, उसने कितना रोल प्ले किया और बाकी मॉक टेस्ट कितना एक स्टूडेंट को हेल्प करता है वो बताएं। जैसे आपने बताया सर कि मॉक टेस्ट तो बहुत जरूरी होता है किसी भी प्रिपरेशन के लिए, और मैंने इंस्टीट्यूशन का मॉक टेस्ट देता था, तो इससे हमें अपनी गलतियों का पता चलता है कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ और उसको मैं सुधार नेक्स्ट मॉक में जब होता है तो सुधारते हैं इसको। और एक अच्छी चीज होती है मॉक्स में कि जो अपने सराउंडिंग से बीच में हम एक दूसरे से कम्पीट करते हैं, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ये बहुत फायदा होता है। और उसमें इस मैफे के जो मॉक थे उसमें सबसे बढ़िया ये चीज थी कि हम पता कर पाते थे हम किस क्वेश्चन में कितना टाइम दिए थे। जो मेरा टाइम मैनेजमेंट था ये भी सही हो पा रहा था और हम खुद से भी उसको एनालाइज कर पाते थे। और आफ्टर मॉक सर भी एनालाइज करते थे, तो उसमें भी जैसे वाइवा होता था, रैंक 1 का वाइवा हो जाता था, तो इसमें चीटिंग वाली कोई बात नहीं थी। जो लोग समझते हैं ऑनलाइन में मैं चीट कर ले रहा हूँ, तो मैं ऐसा कुछ था नहीं। तो जो एक्चुअल जो था ना, डर बना रहता था और इस डर की वजह से हमारी पढ़ाई होती थी। तो मॉक का यही रोल होता है कि हम मॉक के डर से पढ़ते हैं, जो हमारे अगले मॉक में भाई बढ़िया मार्क्स लाना वरना कोई और आगे बढ़ जाए। मॉक के डर से हम पढ़ते हैं, इस वजह से हमारे मतलब कंसिस्टेंसी बनी रहती है और अल्टीमेटली हमको बेनिफिट मिलता है एक्चुअल एग्जाम में। बिल्कुल। तो ये जो हमने इंस्टीट्यूशन शुरू किया है,
तो मैं कभी भी कोचिंग का पक्षधर नहीं रहा हूं कि हाँ यार चलो कोचिंग करना है। इन स्पाइट के मैं खुद भी पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, लेकिन मैंने ये फील किया है कि कोचिंग जो एक रोल प्ले करता है, अगर वो ठीक ढंग से वो लोग इफेक्टिवली काम कर रहे हैं तो चीजों को, जैसे आपके सामने सब्जी है वो बना करके दे देते हैं, लोग खा लो, तो आपके लिए काम कम हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि एक कोचिंग का कितना बड़ा रोल होता है प्रिपरेशन के दौरान? क्या एक बच्चा सेल्फ स्टडी करके भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकता है? और साथ में सवाल ये कि हमारे इंस्टीट्यूशन ने आपको कितना सपोर्ट किया आपके प्रिपरेशन के दौरान? राशि आप बताएं। सेल्फ स्टडी तो बहुत जरूरी है। अगर एक इंसान सेल्फ स्टडी करता है, अगर वो मिनिमम 6 आवर्स भी स्टडी कर लेता है प्रॉपरली अपना टाइम देके 6 to 4 to 6 आवर्स, तो वो एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है। तो लेकिन अगर हम देखा जाए कि बहुत सारी चीजें होती है एग्जाम्स में, एग्जाम्स के टाइम पे हमारे ऊपर प्रेशर होता है कि हमें क्वालिफाई करना है, फिर कैसे क्या चीज पढ़ना है, हमें कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कौन से नोट्स, कहाँ के नोट्स, कौन सी चीजें वो करनी चाहिए। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं हमारे इस टाइम पे, और मेन चीज होता है हमारे ऊपर प्रेशर भी बहुत होता है। सर इस वजह से मैं कोचिंग का ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि कोचिंग में आपको एक प्रॉपर चीज़ गाइड करी जाती है। आपको वहाँ पर जो टीचर्स होते हैं, इनफैक्ट जो हमारे कोचिंग के जो टीचर्स थे, राघव सर, मुदस्सिर सर, कहकशा मैम और दरक्षा मैम, इनफैक्ट वो लोग खुद ही कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। वो अभी रिसेंटली पास आउट हुए हैं, और हमारे जो राघव सर हैं वो खुद ही 5th ईयर के लॉ के स्टूडेंट्स हैं। तो इससे अच्छी और क्या चीज़ हो सकती है, क्योंकि वो अभी उस चीज़ से गुजरे हुए हैं, तो वो हमें सारी चीज़ प्रॉपर वे में गाइड कर सकते हैं। अगर हम किसी गलत दिशा में जा रहे हैं या कोई चीज़ हम नहीं सही से कर पा रहे हैं, तो सर हमें प्रॉपरली हमें गाइड कर देते हैं कि ऐसे नहीं करो, तो वैसे इस चीज़ से ऐसे इस तरीके से करो। तो इस वजह से बहुत हेल्प करती है कोचिंग हमारे इसमें एंट्रेंस के टाइम पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप वारिस साहब मुझे ये बताएं कि जो आपका जो कोचिंग था उसमें स्टूडेंट्स भी रहे होंगे, तो आप लोगों को ये बताएं, जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं वो आपसे जानना चाह रहे होंगे कि एक पीयर ग्रुप का होना, चाहे हम जो ग्रुप में पढ़ाई करते हैं, वो कितना ज्यादा बेनिफिशियल होता है। और आप लोग जैसे कि एक ग्रुप में पढ़ाई कर रहे थे, स्टूडेंट्स जो भी हमारे इंस्टीट्यूट में थे, तो उससे कितना ज्यादा आपको बेनिफिट रहा? सर जो क्लासेस चलती थी उसकी तो सर ग्रुप था टेलीग्राम पे, लेकिन सर उस ग्रुप के अभी भी सर मुझे वन ऑफ द बेस्ट ग्रुप लगता था। उसमें कोई सर सोशलाइज नहीं करता था कभी भी कि गुड मॉर्निंग के मैसेज भेज दिया या मीम शेयर कर दिया। और सर हर सेक्शन का ये अलग ग्रुप था। अब जैसे सर सपोज मुझे लीगल के नोट्स ढूंढने हैं, तो अगर कॉमन ग्रुप रहता है तो सर मैशअप हो जाता है बहुत, कि आप फाइल्स में स्क्रॉल कर रहे हैं, टेलीग्राम पे नेमिंग भी लगाती है तो दिक्कत होती। आपने सर हर उसका अलग ग्रुप बना रखा था, तो वो काफी आसानी हो जाती थी। और सर जो कैफ वाई क्विज कराते थे, मतलब रात में डिसाइडेड टाइम था, उसी टाइम पे रोज क्विज होते थे। अप्रोक्स 100 से 120 150 क्वेश्चन का क्विज होता था, पर डे मिल जाता था। तो कह सकते हैं कि डेली बेसिस पे मॉक भी था वो करंट अफेयर्स के लिए। वो अभी तक मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट चीज प्रूव हुई है। उसमें सर जितने कोचिंग के बच्चे थे, रोज सबकी ड्यूटी लगती थी, जो ड्यूटी डेलीगेटेड थी कि आपको आज इतने क्वेश्चन बनाने हैं, तो सर एक टीम फॉर्म हो जाती थी। तो सर हमारे पास एक गोल तो था ही, लेकिन अब सर ऐसा भी नहीं कि सिर्फ आप पढ़ा रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं। तो अब बाकी जितने बच्चे थे, सबका जो ग्रुप था वो सर कलेक्टिवली मेहनत करते थे, लाइक अ टीम। रोज है कि आज मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, कल शकील बनाएगा, परसों राशि बनाएगा, ऐसे ही ऑन एंड ऑन। तो सब क्वेश्चन बनाते थे, तो रोज हमें इतने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिल जाते थे कि सर इनफैक्ट एंट्रेंस वाले दिन भी मतलब कुछ बहुत और नहीं लगा उसके। और सर रोज क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से जो वीकली मॉक भी होता था, जो प्रॉपर मॉक, उसमें भी सर बहुत अच्छा नहीं लगता कि कुछ बहुत आउट ऑफ द बॉक्स कर रहे हैं या फिर कोई बहुत आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गया। और करंट अफेयर्स में के लिए तो सर, क्योंकि करंट अफेयर्स जब कवर करते जाते हैं उस टाइम पे तो ये लगता है कि मगअप कर लें, ये भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, रिजल्ट ये होता है, कुछ पढ़ नहीं पाते। लेकिन अब आपने सब लोगों को क्वेश्चन बनाने के लिए बोला है, वो 10 अपने हिसाब से अपने लेवल पे बेस्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। नो डाउट अगर 10 उसमें तो अच्छा नहीं है, 6 तो डेफिनेटली अच्छा क्वेश्चन रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर डेली बेसिस पे वो प्रैक्टिस करते करते वो जो पीयर ग्रुप था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था सर, और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल था पीयर ग्रुप। और जरूरी नहीं कि आप किसी कोचिंग में ही पढ़ रहे हैं या किसी इंस्टीट्यूशन में आप जाके पढ़ाई कर रहे हैं तभी हो सकता है ये चीज। आप अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो भी आप दोस्तों के साथ पढ़िए, 4-5 लोग हैं उनके साथ आपने ग्रुप बना लिया। आप रोज कर लेना है कि यार 10-10 क्वेश्चन हम लोग ड्राफ्ट कर लेते हैं रोज, रात में भाई 10 बजे हम लोग 50 क्वेश्चन ग्रुप पे क्विज बना दिया करेंगे, हम लोग उसको सॉल्व कर लिया करेंगे। तो इस तरह से भी जो है आप प्रोडक्टिविटी ला सकते हैं जो पीयर ग्रुप्स के साथ। तो एक चीज जो मैं आप लोगों से जनरल एक क्वेश्चन पूछूंगा कि जो साथ में जब हम प्रिपरेशन करते हैं, हमारे कई सारे वीकनेसेस होते हैं। मतलब कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होता है कि जिसका सारा ही कुछ अच्छा है। हर किसी का कोई एक वीक पॉइंट होता है। किसी का मैथ्स जो है वो ठीक नहीं है,
किसी का हो सकता है कि किसी को स्टैटिक जीके में दिक्कत है, किसी को इंग्लिश में दिक्कत है। तो मैं पहले शकील आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक था, आपने उसको कैसे टैकल किया? मेरा स्टैटिक जी के वीक था और मैं स्टैटिक जी के जो सर बोलते थे उस फॉलो करता था, नोट्स पढ़ता था और मॉक्स के जो क्वेश्चन आते थे वो रिवाइज करता था। और सर जो एक होता है ना हम लोग में सेशन वाइवा का या फिर क्वेश्चन डिस्कशन का, तो उसमें मतलब जो भी जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते थे वो सारे स्टैटिक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया स्टैटिक जीके के वो सारे उसमें कवर अप करे सर ने। और इस लेवल में जुडिशरी लेवल तक के भी जो जीके के क्वेश्चन थे वो भी उसमें आ गए थे, तो इस वजह से कुछ छूटा नहीं था और हमने उसको पूरा रिवाइज किया, अच्छे से फॉलो किया। सर जैसे जैसे बताया उसको रिवाइज करते गए, पढ़ते गए, तो मेरा स्टैटिक जीके अच्छा हो गया। और वारिस आप बताएं आपका कौन सा वीक पॉइंट था, आपने कैसे टैकल किया उसको? मेरा सर मेरा वीक सर करंट अफेयर सर, और उसमें काफी वीक था। और सर ये लीगल आप पढ़ाते थे तो लीगल मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है। आपने सर बोला था मुझसे एक बार कि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पार्ट है लीगल, तो उस पर ज्यादा फोकस मत करो, तुम्हें बनाने में अच्छा लग रहा होगा, तो वर्स्ट के सिनेरियो के लिए तैयार रहने के लिए। तो मैं सर मेरा उसी दिन मैंने सोचा कि सर मेरा करंट अफेयर काफी वीक था और सर मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, अभी भी नहीं है सर, उस टाइम में नहीं था करंट अफेयर। अजीब से सर डेटा की कोई मिलिट्री एक्सरसाइज, लेकिन सर पढ़ना तो पड़ेगा निकालना है तो उसके लिए तो सर सबसे पहले सर कि मैंने स्टार्टिंग से ही आपने जब बोल दिया था उसके बाद से मैंने फिक्स कर लिया था कि इसी सोर्स से पढ़ना है, आपके नोट से या फिर जो भी आपने पीडीएफ दी सिर्फ उससे ही। उसके बाद सर कि इससे ही पढ़ना है और ये मिनिमम सोर्स रखना है, क्योंकि अब सर मॉक में आप ऑब्वियस सी बात है उससे क्वेश्चन आप नहीं देंगे। तो उस टाइम पे मैं बहुत पैनिक कर जाता था कि सर ने जो दिया था मैं वो सारे पढ़ लिए लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है मॉक में। मैंने कहा ऐसा तो वो ऐसा इसलिए किया जाता था कि आप और नए क्वेश्चन से इंटरेक्शन हो। लेकिन सर उस टाइम पे नहीं पता था, तो उस टाइम मुझे लग रहा था कि मैं इतना पढ़ रहा हूँ और फिर भी नहीं हो पा रहा है। तो सर मैं और फर्जी में इधर उधर मैं सोचता था सब पढ़ लूं। मैंने कहा सर जहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे वो भी मैं पढ़ लेता हूँ, लेकिन मैंने बहुत पढ़ा। लेकिन फिर मैं उस समझ गया कि जितना कम सोर्स से करके उसी के साथ स्टिक रहना है टिल द डे ऑफ एंट्रेंस और एकदम कंसिस्टेंट रहना है। तो सर आपके नोट से और सर जो मुदस्सिर सर पढ़ाते थे उनका पीडीएफ और सर जो कैफ भाई क्विज कराते थे रोज, मैंने लिटरली सिर्फ इन तीनों को पढ़ा, उसके अलावा एक डॉट एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा। और आज आप जामिया के बीएलएलबी रेगुलर बैच में पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए माशाल्लाह पढ़ाई की। आपको क्या लगता है कि एमएफएससी ने ऐसा क्या खास किया ऑनलाइन एजुकेशन में कि ये इनको बाकियों से अलग बनाता है? सर ऐसा भी नहीं था कि मैंने ऑनलाइन क्लास इससे पहले की ही नहीं थी, मैंने ऑनलाइन क्लास इससे भी की थी। तो ऑब्वियसली सर नॉर्मल सबकी तरह मेरा भी एक्सपीरियंस कोई ज्यादा अच्छा नहीं था और मैं ड्रॉपर भी था, तो मुझे लग रहा था मेरी ज्यादा चीजें स्टेक पे लगी हुई हैं। तो मैंने लेकिन सर ऑप्शन भी तो कुछ नहीं था, मैं क्या ही कर लेता, ऑफलाइन क्लास मुझे कहीं मिलने वाली। लेकिन सर एक कॉन्फिडेंस भी था कि सर लास्ट ईयर इतने अप्रॉक्स 30 बच्चों ने निकाला है यहाँ से एंट्रेंस का, तो मैंने सोचा कि अब इतने लोगों ने निकाला है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो आप और फिर सर मैंने जब क्लास की और मैंने आपके सर ये यहाँ के एंट्रेंस से पहले भी मैंने आपके यूट्यूब पे वीडियोस देख रखे थे। आपके सर वो मुगल डायनेस्टी वाली वीडियो कौन सी, तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया कि आप सर रियल लाइफ से रिलेट करके और सर बैकग्राउंड स्टोरी के साथ बताते हैं। तो मतलब बिल्कुल रोड लर्निंग नहीं होती कि उसमें मैं रट रहा हूँ बैठ के, मुझे इवेंट वाइज डेट याद हो जाती है। तो सर मैंने वो सब देखा, मैंने कहा काफी इंटरेक्टिव क्लास होती थी और आपकी, तो फिर सर मुझे बहुत सही लगा, फिर मैंने दिया। और फिर आपकी क्लास भी जितने लोग आते थे अटेंडेंस सर हमेशा उसकी पूरी रहती, तो मोटिवेशन भी रहता था कि ऐसा नहीं है कि भाई कम लोग आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अरे क्या है, कंपटीशन बना रहता था सर। और सर आप जितने उस टाइम पे, अब सर लास्ट का जो 15 डेज था उसमें बहुत ज्यादा बर्नआउट हो जाता था सर, बहुत बर्नआउट हो जाता था और डर भी लगता था बहुत। तो सर आपने भी बिल्कुल सपोर्ट छोड़ा नहीं था लास्ट डेट तक। इनफैक्ट सर आप तो एग्जाम सेंटर में भी आए थे, जितनों का भी जामिया सेंटर था उस सेंटर में गए थे। तो सर अब जब हो गया था तो आपने एक तो ट्रेन में क्लास ली सर डाउट सेशन, और फिर आपने बताया था आप घर जाके लेंगे क्लास। सर आपने खेत में भी बैठ के तो सर उस वक्त रात में सर लास्ट वीक तो सर 11 से 1 बजे रात तक क्लास चली थी। 11 से 1 हमारी क्लास होती थी रात में और एवरेज सर 8 घंटे उस टाइम तक क्लास होती ही थी, 8 घंटे और सर अटेंडेंस भी फुल रहती थी। तो मुझे भी लगता था कि सर सारे मतलब लोग अभी तक कॉम्पिटिशन में बने हुए हैं। तो वो भी सर मुझे ना अटेंडेंस भी सर वो देता था मुझे कि भाई नहीं मतलब सब लोग भी लगे हुए हैं, मुझे हार नहीं माननी है। तो मैं भी लगा रहता था सर। और सर फिर जब भी डिमोटिवेट होता था तो लास्ट ईयर जो हमारे सीनियर्स जिन्होंने एंट्रेंस निकाला था वो भी सर आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे, वो भी मोटिवेट करते थे। मटेरियल गाइड कैफ भाई मदी आपकी पूरी सर मैफिक की टीम 24/7 अवेलेबल थी सर। मैं रात को 3 में मैसेज करता था सर डाउट के लिए, मैंने आपको भी कितना किया। और सर मैं लिटरली खुद सर आपको मोस्ट वही सर पर्सनल टच वाली बात, मुझे पर्सनली जो लगता है
कि मुझे सर मैं आपको एग्जैक्ट एज ए टीचर नहीं देखता, मैं तो आपको वो भी नहीं मैं टीचर के अंदर ब्रदर टू मी, बिल्कुल मुझे वही है। और ऐसा भी नहीं कि सर एंट्रेंस के बाद कि सर कम हो गया, कनेक्ट कम हो गया, या फिर नहीं। सर जितना उस टाइम पे कनेक्टेड था अभी एंट्रेंस और इंशाल्लाह मैं तो रहूंगा सर। हाँ, बिल्कुल। तो इसीलिए सर बहुत सारे डिस्टिंग फीचर थे आपका सर, हर बंदे पे पर्सनल अटेंशन। मैं भी सर आपसे हमारा कल्चरल इवेंट हुआ था सर 15 अगस्त में जो आपने क्विज कराया सर, आपने मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन भी गिफ्ट की थी, हाँ। शायरी वगैरह भी, और सर लोगों ने अपनी भी पोएम्स पढ़े थे उसमें। तो सर होलसम लेकिन इन नटशेल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सर। मतलब ऑब्वियसली सर मंजिल से ज्यादा रास्ते याद रहते हैं, तो जर्नी सर बहुत ब्यूटीफुल। तो मुझे एक शेर याद आ रहा है, मंजिल वर्ड से वो शेर याद आ गया मुझे कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। तो ये शीशा तलाश करने की जरूरत है, एक जगह पे रुकना नहीं है, मेहनत करते रहना। माशाल्लाह। राशि, आप मुझे ये बताएं कि लास्ट मोमेंट वाला जो एक फियर होता है स्टूडेंट्स का पढ़ाई के दौरान, कितना भी पढ़ ले लास्ट वक्त में डर लगने लग जाता है, उसको कैसे टैकल करना चाहिए? एक इंस्टीट्यूशन कितना रोल प्ले करता है इसको टैकल करने में? सर लास्ट मोमेंट में तो पूरा प्रेशर होता है हमारे ऊपर कि हम एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे, होगा कि नहीं होगा, या सर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और हमारे मतलब कि घर पे फैमिली में प्रेशर रहता है कि पढ़ो पढ़ो, और बहुत सारी चीजें होती हैं। मेरे तो इनफैक्ट 12 बोर्ड पे था, तो उसकी वजह से भी मुझे पढ़ना पड़ा था, तो काफी सारा बर्डन था मेरे ऊपर। लेकिन लास्ट मोमेंट में वैसे भी एग्जाम जैसे जैसे डेट नियर बाय आती है, तो हमें लगता है कि अब ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, सारा चीज पढ़ लो। लेकिन मैं तो कहूंगी कि अगर आप जो चीज पढ़ रहे हैं, आपने जो चीज पहले से पढ़ रखी है, अगर आप उसे रिवाइज करते हैं प्रॉपर, तो इससे आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है। सर लास्ट मोमेंट में रिवीजन बहुत जरूरी होता है। अगर हम रिवीजन की बात करें तो जो चीज़ हमने पढ़ रखी है, अगर हम उसे लास्ट मोमेंट में रिवाइज करने के बाद, तो वो बहुत हेल्पफुल होता है। और बेसिकली अगर हम उसकी बात करें कि अगर हम बहुत ज़्यादा लास्ट मोमेंट में बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते थे, डिमोटिवेट हो जाते थे, तो हमारे सर ने बहुत इसमें हमारी हेल्पफुल रोल प्ले किया है, एक हेल्पफुल रोल प्ले किया है। वो बहुत सारी मोटिवेशन क्लासेस दिया करते थे। इनफैक्ट कई बार तो मतलब कि एक बार लास्ट मोमेंट में हम लोग काफ़ी मोटिवेट हो गए थे, काफ़ी डिमोटिवेट हो गए थे, सॉरी। तो उन्होंने हमें लास्ट में मूवी भी दिखाई थी, इनफैक्ट शायद बहुत इंटरेस्टिंग मूवी थी। इनफैक्ट मैं तो हर एक क्लासरूम को सजेस्ट करूंगी कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी थी शायद। तो हम लोग ने लास्ट मोमेंट में पूरी क्लास ने ऑन द गूगल मीट देखा था हमने ये, और काफ़ी इंटरेस्टिंग रही थी वो मूवी सर। तो इस वजह से हम क्लियर कर पाए एंट्रेंस। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी यही कहूंगा कि जरूरी नहीं है कि आपको किसी कोचिंग में ही पढ़ना है, जरूरी नहीं है कि आप कोचिंग पकड़िएगा तभी जाकर के आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप खुद से भी पढ़ाई करके एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको खुद से फॉलो करना है रिलीजियसली, तब ये एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई कर सकते हैं। सबसे पहली चीज है आपके सामने कि कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। एक विजन है आपके सामने कि हाँ मुझे ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है, 5 महीने का वक्त है। 5 महीने के वक्त में आप टाइम डिवाइड कर सकते हैं कि हाँ इतना पढ़ना है, ये इतना पढ़ना है, ये इतना पढ़ना है, ठीक है। रोज रोज हमें करना है कि भाई 6 घंटा तो मुझे टाइम देना ही देना है। आप पूरी एक प्रॉपर उसका टाइम टेबल जो है आप वो बनाएंगे कि मुझे आज इतना ये पढ़ना है, आज का टारगेट मेरा ये है, ये कंप्लीट करना है। पीयर ग्रुप्स अगर आपके पास है, अब जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है तो स्टूडेंट्स एक माहौल बना हुआ है, बच्चा डिमोटिवेट हो गया तुरंत उसे गए तुरंत मोटिवेट कर दिए, नहीं यार ऐसे करो, ऐसे करना है, चलो ऐसे करना पड़ेगा, कुछ कल्चरल करा दिए। तो आपका जब पीयर ग्रुप भी होगा ना तो आप उनके साथ भी ये काम कर सकते हैं। साथ में मॉक टेस्ट कर लिया, साथ में क्विज बना लिया। मॉक टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप मॉक टेस्ट लगाइए, जितना ज्यादा आप मॉक टेस्ट में अपियर होंगे उतना ज्यादा वो आपके लिए बेनिफिट करेगा। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और लास्ट तक आपको उसी एनर्जी के साथ प्रिपरेशन करनी है। ऐसा नहीं करना है कि भैया एक बार में शुरू में पढ़ा नहीं और लास्ट में 12 घंटे पढ़ ले रहे हैं, तो वो नहीं हो पाएगा। तो प्रिपरेशन आप शुरू से कीजिए, और आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। यूनिवर्सल की गाइड आती है क्लैट वाली, मैं तो कहूंगा अगर आप खुद से बैठ के पढ़ रहे हैं बुक परचेज कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए उसको जितना ज्यादा कर सकते हैं, जितना ज्यादा। और ऑनलाइन जो आजकल का सोर्स है वो बहुत ज्यादा, मतलब ये है ना कि यूट्यूब पे कुछ हम सर्च करेंगे, अगर आईपीसी में हमने लिख दिया मर्डर, तो मर्डर के 500 वीडियोज आ जाएंगे। वो नहीं देखना है, उसमें हमको वही देखना पड़ेगा कि भैया कौन सा हमारे लिए बेनिफिशियल है, नहीं है। सिलेक्शन बहुत डिपेंड करता है। बहुत ज्यादा भी पढ़ लीजिएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। तो ये सब सारी चीजें भी स्टूडेंट को ध्यान में रखना पड़ता है। एट लास्ट मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि जो हमारा इंस्टीट्यूशन है MAFEC, हमने इस बार प्रिपरेशन सेकंड बैच था हमारा, हम एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेते हैं।
LLB की प्रिपरेशन कराते हैं। जो सुपर 40 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे फ्री ऑफ कॉस्ट वो हमारे यहाँ पढ़ाई करते हैं। इस बार भी ऐसा ही कुछ कंसेप्ट है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है। और ऑनलाइन एजुकेशन, अगर ऑनलाइन भी हमारा क्लास तो चलता ही है, तो आप कहीं भी हो, कश्मीर के भी कोने में और केरल में भी हो, तो आप पढ़ाई कर सकते हैं। आप हमारे एग्जामिनेशन में अपीयर होकर के हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। आप कितना रिकमेंड करना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, आप बताएं। मैं रिकमेंड करना चाहूंगा MAFSC जो कोचिंग है, ये मतलब एक ऐसा कोचिंग है ना, ये जो इनकी जो भी मेंबर्स हैं, जो भी इसकी टीम है, ये सारे लॉ फैकल्टी से ही जुड़े हुए हैं जामिया के। सर भी जैसे राशि ने बताया, सर 5th ईयर के स्टूडेंट है, तो इससे ज्यादा बेनिफिट होता है हमारे मतलब प्रिपरेशन में, कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये सारे लोग उस रास्ते से गुजर चुके हैं जहाँ हमें जाना है, तो सब कुछ पता रहता है। तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि MAFSC जो कोचिंग है वो ज्वाइन करें, अच्छा रहेगा। हमारा वेबसाइट है www.mafcdelhi.org। आप वेबसाइट विजिट करके सारा इंफॉर्मेशन वहां से ले सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल है, फेसबुक का हैंडल है MAFCDELHI दिल्ली। आप लिख करके सर्च कर सकते हैं, वहां पे फॉलो कर सकते हैं, सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। और जल्दी हमारा नोटिफिकेशन जो है अपकमिंग 3rd बैच का वो आने वाला है, इसी मंथ में मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा। फिर आगे एग्जामिनेशन भी होगा और फिर हमारी पढ़ाई प्रिपरेशन जो भी है वो शुरू होगी। एक्चुअली मैं खुद एक फाइनल ईयर लॉ का स्टूडेंट हूँ। मेरा कोई ये करियर नहीं है कि कोचिंग इंडस्ट्री मुझे सेटअप करना है और इसको आगे बढ़ाना है, ऐसा कोई पर्पस नहीं है। मैं इस बार भी एज ए टीचर सिर्फ एसोसिएटेड हूँ। इस बार जो भी आपका 3.0 बैच शुरू होने वाला है, बाकी लोग जो है वो मैनेज करेंगे, जो हमारे जूनियर्स थे वो उसको मैनेज करेंगे, इस लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा पर्पस यही, हम चाहते हैं कि जो आजकल एक कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हो गए हैं जिस तरह से कि आप जाइए, फीस वहां पे भर दीजिए, वो आपका टाइम पास करा देंगे, आप निकल गए। एक स्टूडेंट तो ये कह रहा था कि सर एक कोचिंग है वो मैं ज्वाइन कर चुका था, अगर मैं वहां पे पढ़ाई करता तो मैं आज एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर पाता। तो ऐसे ऐसे भी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। तो वो सब सारी चीजों पर भी आप ध्यान रखिए और पढ़िए। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, पढ़िए। मेन हमारा मकसद क्या है कि आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करें। अगर किसी स्टूडेंट के अंदर टैलेंट है तो वो उस टैलेंट का यूज हो, ब्रेन ड्रेन ना हो। तो ये सब सारी चीजें हैं, आपको ध्यान में रखना है। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। शकील जामिया BLLB के स्टूडेंट, सैयद वारिस हसनैन और राशि गुप्ता, ये तीनों जो है हमारे स्टूडेंट्स BLLB जामिया के हैं। और भी हमारे बाकी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन आप लोगों से इंटरेक्शन के लिए हमने इन तीनों को बुलाया था। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।